हम लोग अभी इंट्रिंसिक पाथवे देखे थे, अब हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे देखेंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होते हैं, जो TNF होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा जो होते हैं, और एक फास्ट होता है, फास्ट लाइगेंड, वो रिलीज़ होता है। वो बेसिकली इसके जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। वो इन लोग ये रिलीज़ होते हैं सीवियर कंडीशन में, अगर कुछ ऐसे हुआ तो ये रिलीज़ हुए, फिर ये जाके रिसेप्टर में बाइंड होते हैं। कैसे बाइंड होते हैं, एकदम ऐसे करके, ऐसे 3 रहते हैं और आके ऐसे तीनों बाइंड होते हैं, इसलिए इसको ट्राइमराइजेशन फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे ही ट्राइमराइजेशन फॉर्मेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ फैट हो जाता है। क्या होता है, फैट का एक्टिवेशन, ये एक डोमेन है, उसका एक्टिवेशन होता है। जैसे ये एक्टिवेट होता है तो ये कैस्पेस को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से कैस्पेस, 8 को और 10 को। कैस्पेस 8 और 10 को एक्टिवेट होता है। ये दोनों कैसे एक्टिवेट होते हैं, जब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे हम जब पढ़ रहे थे तो हम सबसे पहले किस में पढ़े थे, वॉर्म में पढ़े थे। तो वॉर्म में हमें कैस्पेस 8 मिलता है और ह्यूमन बीइंग में कैस्पेस 10 मिलता है। तो ये दोनों को जैसे ये हो गया कैस्पेस 8 और 10, क्या हो गया, इनिशिएटर कैस्पेस, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन कैस्पेस कौन सा होता है, 8 और 9, और एक्सट्रिंसिक का क्या, इंट्रिंसिक का 9 होता है और एक्सट्रिंसिक का 8 और 10 होता है। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ तो ये फिर से 3, 6, 7 को एक्टिवेट करेंगे। ये कैस्पेस जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये प्रोटीएस और एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे। ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ये न्यूक्लिक एसिड कोट के फाइनली सेल डेथ हो जाएगी। अब हम वहाँ तक, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है IAP। IAP क्या होता है, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन। ये जो इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, ये इंट्रिंसिक, I फॉर इंट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट करते, ये इंट्रिंसिक पाथवे का इनहिबिटर होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, साइलेंट फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के साइलेंट फीचर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका साइलेंट फीचर क्या होता है, सेल श्रिंकेज। क्या होता है, सेल श्रिंकेज। इसमें क्या होती है ना, कि जो स्ट्रक्चर प्रोटीन डैमेज होते हैं उसकी वजह से जो साइज़ ऑफ द सेल होती है वो डिक्रीज़ होती है। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ चुके और आएंगे, कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है। क्रोमैटिन कंडेंसेशन कैसे होता है, कि जैसे कि कोई एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होता है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होता है तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है तो जो जितने भी क्रोमैटिन होते हैं पूरे कंडेंस हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जो क्रोमैटिन है टूट के ऐसे कंडेंस होता है, इसको पिक्नोसिस भी बोलते हैं। ठीक, और ये क्रोमैटिन कंडेंसेशन जो होता है, ये इसका हॉलमार्क फीचर ऑफ एपोप्टोसिस है। हॉलमार्क फीचर मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपोप्टोसिस इज क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ठीक, और थर्ड होता है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती है, बिकॉज इसमें कोई भी एंजाइम की एक्टिवेशन नहीं होती है। और थर्ड इज़ इन्फ्लामेशन नहीं होता है, नो इन्फ्लामेशन। ये 4 बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। ये तो कभी मत भूलना, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा। क्रोमैटिक कंडेंसेशन किस चीज़ में आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आप पाए जाते हो, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, इन्फ्लामेशन, पूरे ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। याद रखना कि क्रोमैटिक कंडेंसेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एपोप्टोसिस, नॉट नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन और एनीथिंग ब्ला ब्ला। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट टू डिटेक्ट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसका वो टेक्निक का नाम है टनल्स। ठीक ना, T से टर्मिनल डिऑक्सीटाइडल ट्रांसफरेज, और U से DUP, और N से होगा नेल से नेल एंड लेबल। ठीक ना, ये उतना डिप मत जाओ, बस टनल टेक्निक होता है। ये क्या होता है, ये यूज़ करते हैं एपोप्टोसिस के डायग्नोसिस में। और डाई कौन सा यूज़ करते हैं, DUTP, ये एक डाई यूज़ करते हैं। और यही एक तरीका नहीं है, एक और तरीका है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू में भी वो स्मीयर बना के करते हैं, जिसमें स्टेप लैडर टाइप पे पैटर्न फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू होता है। ये एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक ना, ये मॉलिक्यूल्स को अगर 180 डिग्री फ्लिप कर दोगे, एपोप्टोसिस में होता है ऐसा, तो ये जो इसके इनर मेम्ब्रेन में था वो इसके आउटर मेम्ब्रेन में आ गया। आउटर मेम्ब्रेन में आने के बाद ही इसको स्टेन करो। क्या करो, स्टेन करो, वो स्टेन आ जाएगा और इससे हम डायग्नोस कर लेंगे। ठीक ना, और स्टेनिंग करने के लिए क्या यूज़ होता है, एनेक्सिन V, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक ना, एनेक्सिन V स्टेन। ठीक ना, ये स्टेन यूज़ किया जाता है एपोप्टोसिस के डायग्नोसिस में, कि जो भी मॉलिक्यूल्स फ्लिप होके
बाहर आते हैं उससे ये स्टेन अटैच होता है जाके, और इससे हम फिर फर्दर डायग्नोसिस करते हैं। ठीक, कुछ याद रखो या मत रखो, एनेक्सिन वी याद रखो, ये एक स्टेन है, किस में यूज़ होता है, एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस के डायग्नोसिस में, नेक्रोसिस के नहीं, इन्फ्लामेशन के नहीं, या कोई भी अदर चीज़ में नहीं, एपोप्टोसिस के डायग्नोसिस में एनेक्सिन वी यूज़ होता है। ठीक, या फिर दमाई स्टेन भी यूज होता है, DAPI दपाई स्टेन भी यूज़ होता है, बट ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। फिर क्या होता है कि फिर क्वेश्चन एक और आता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं, फॉस्फेटाइल सीरीन, C1Q एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन। ये जो होते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स फ्लिप होके बाहर आ रहे हैं, फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये WBC जो होती है वो जल्दी आके इससे अट्रैक्ट होती है, अटैच होती है। जैसे ही अटैच होती है फैगोसाइटोसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। फैगोसाइटोसिस जैसे ही इंक्रीज़ होता है वो पूरे सेल को इनगल्फ कर लेगी। क्या कर लेगी, पूरे सेल को इनगल्फ कर लेगी। और ये तो जो होते हैं ये भी मतलब फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, और बहुत जल्दी जितना भी वहाँ पर एपोप्टोटिक बॉडीज़ होते हैं वो पूरा इनगल्फ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि टाइम ही नहीं रहता है, इन्फ्लामेशन नहीं कॉज हो पाता है, इसलिए नो इन्फ्लामेशन इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपोप्टोसिस। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक नहीं होता है। ये दोनों याद रखना, ये हॉलमार्क फीचर है। ठीक, और इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एक्सेसिव एपोप्टोसिस हो रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और वायरल इन्फेक्शन होगा, और अगर रेड्यूस एपोप्टोसिस हो रहा है तो ऑटोइम्यून डिसीज़ होने की चांसेस है। बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स, एपोप्टोसिस की पूरी बेसिक आइडिया एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये बिल्कुल PG ओरिएंटेड है और ये एक प्रेप लेटर के नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे मेरे ईमेल पे ईमेल करिए, और मेरे अबाउट में मेरा ईमेल है, आप तुरंत ईमेल किए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मुझे नोट्स मिल जाएंगे।